नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल की। और इस समय अध्याय चल रहा है 19। अध्याय का नाम है जल, अंग्रेजी में हम इसे बोल सकते हैं वाटर। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि सही विकल्प को छाट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए या टिक कीजिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आप जान लें कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मीठे पानी के महत्व को बताना, सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर है कि जल किन तत्वों से मिलकर के बना होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो जल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। इसका मतलब ये है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तीसरा है जल में घुल सकता है। जल में क्या घुल सकता है? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ या तीनों। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जल में ठोस, द्रव, गैस ये तीनों चीज़ें ही घुल सकती हैं। ठोस के रूप में नमक घुल सकता है, द्रव के रूप में शराब और गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसमें घुल सकती हैं। तो विकल्प सही है उपरोक्त सभी। आगे चलेंगे, जल को गर्म करने पर उसकी विलेयता बढ़ती है कि घटती है? तो भाई आपको पता है, जैसे आप जल पे शक्कर घोल लें और इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, लेकिन अगर उसी को आप आग के ऊपर रख देंगे तो शक्कर और ज़्यादा घुलने लगेगी। तो जल को गर्म करने पर जो उसकी विलेयता है वो बढ़ती है। आगे चलेंगे, कह रहे हैं सही मिलान कीजिए। भाई सही मिलान से पहले हम एक काम और करना चाहते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसके साथ साथ 22 अप्रैल, 22 जनवरी और 22 दिसंबर भी दिया गया है। तो एक बार इन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इन डेटों को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई, अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये जो 22 अप्रैल है इसको मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया विश्व पृथ्वी दिवस। इसके बाद जो आपका ये आ रहा है 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस। और ये जो 22 जनवरी है, इस 22 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? 22 जनवरी को कुछ राज्यों में ड्राई डे मनाया जाता है। ठीक है, ड्राई डे का मतलब ये है कि इस दिन शराब की जो बिक्री है वो प्रतिबंधित रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्राई डे। इसके अलावा 22 जो जनवरी है इसको एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे, जीवन दिवस समारोह। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे। ठीक है, चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं सही मिलान कीजिए। कह रहे हैं एक तरफ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं हमारी, जैसे जल, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, नमक, और दूसरी तरफ हमारे इनसे संबंधित सूत्र लिखे हुए हैं। आपको सही मिलान करना है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लेंगे कि जो जल है तो जल का सूत्र होता है H2O। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट, इसका फार्मूला होता है CaSO4। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला होता है Na2CO3। फिर नमक जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, फार्मूला होता है आपका NaCl। ठीक है, अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका से उत्तर छाटिए। अब क्या छाटना है, क्या समझते हैं। सबसे पहले जल की स्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी लवणों के नाम बताइए। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आप समझेंगे कि जो जल की स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवणों के कारण होती है। ठीक है, और जो आपकी
हमारी अस्थायी कठोरता होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती है। ठीक है, तो भाई एक में हम आपका हिंदी में लिख देते हैं और एक में उनके जो फार्मूले हैं उनको लिखते हैं। तो ये है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण। अब देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर भी लिख दिया है और ये भी बताया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट लवण व क्लोराइड लवण कौन से हैं, उनका फार्मूला क्या है, और अस्थायी कठोरता के जो कारण हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण वो कौन से हैं और उनका फार्मूला क्या है। अगला है बी नंबर, करें जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख अपशिष्ट तत्वों या पदार्थों के नाम बताइए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, और घरेलू अपशिष्ट, फिर कृषि अपशिष्ट, तेल रिसाव, ठोस कचरा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी। औद्योगिक अपशिष्ट में क्या क्या आता है, कारखानों से निकलने वाला रासायनिक युक्त पानी, भारी धातुएं और विषाक्त पदार्थ। घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत सीवेज, डिटर्जेंट, प्लास्टिक और खाद्य अपशिष्ट आते हैं। कृषि अपशिष्ट के अंतर्गत उर्वरक, कीटनाशक ये आते हैं। और तेल रिसाव के अंतर्गत जहाज़ों और तेल पाइपलाइनों से तेल का जो रिसाव होता है वो होता है। ठोस कचरे में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन की बैग और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री आती है। और पशु अपशिष्ट में आपने देखा होगा कई बार हमारे जो पशु होते हैं वो नहाने के लिए तालाबों और नदियों में उतर जाते हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, आओ बच्चों ORS, ठीक है, बनाएं। तो भाई ORS में यहाँ चित्र है, पानी लिया गया, उसमें शक्कर डाली गई, उसमें नमक डाला गया और ORS का घोल बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो भाई ORS का प्रयोग करते हैं जब शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है, दस्त होता है, डायरिया, उल्टी, अत्यधिक पसीना आने या लू लगने के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, ORS शरीर में पानी और नमक के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। उत्तर हमने लिख दिया है। अब है आपका कि आपके घर में जल कहाँ कहाँ से आता है। शहरी घरों में जल एवं ग्रामीण घरों में जल प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं, इस जल को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ठीक है भाई, देखिए उसके हिसाब से जगह बहुत कम है। देखिए शहरी घरों में जो पानी है वो हमें मुख्य रूप से नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पाइपलाइन के माध्यम से मिलता है, या बोरवेल से मिलता है, या पानी के टैंकरों से मिलता है। जबकि ग्रामीण घरों में सबमर्सिबल, कुएं, हैंडपंप, नदियाँ और तालाब तथा बोरवेल के माध्यम से पानी हमें प्राप्त होता है। और पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पानी के नल को खुला ना छोड़ें, लीकेज को तुरंत ठीक करवाएं, स्नान के लिए बाल्टी और मग्घे का प्रयोग करें, शावर का उपयोग कम करें, फिर कपड़े धोने और बर्तन साफ करने में पानी कम उपयोग करें। बगीचों में पानी देने के लिए सुबह और शाम का समय चुनें ताकि वाष्पीकरण कम हो। इसके अलावा बारिश के पानी का संग्रहण करें, यानी कि अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं और उसका उपयोग करें। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर था वो हमने आपके सामने लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने जो उत्तर लिखा है उसने क्वेश्चन नंबर 9 की भी जगह ले ली है, लेकिन आप समझेंगे इस आधार पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, करें कि मृदु जल व कठोर जल में कौन अधिक उपयोगी है। घरों में कपड़े धोते समय जो जल कपड़ों के साथ अधिक झाग देता है उसे आप कौन सा जल कह सकते हैं। तो भाई देखिए अधिक उपयोगी कौन सा जल है, मृदु जल। क्यों? क्योंकि ये साबुन के साथ आसानी से झाग देता है और कपड़े धोने, नहाने और अन्य घरेलू कार्यों के लिए बेहतर होता है। अधिक झाग देने वाला जल जो है वो घर में अधिक कपड़े धोते समय जो जल कपड़ों के साथ अधिक झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसी कारण वो
पानी के साथ झाग बनाने में बाधा डालते हैं। तो इसका एक ऐसा संयुक्त उत्तर लिखना है कि दोनों ही जवाब इसमें सम्मिलित हो जाए। मैंने यहाँ पर संक्षेप में उत्तर लिखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई असुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।